गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम फिर आप लोग के साथ एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके साइंस का लेसन 5 जैव प्रक्रम के बारे में आपको बताया गया है। ये जैव प्रक्रम एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें एक मानव जीवन की लाइफ से संबंधित सभी क्रियाएं जो उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं बताई गई हैं। जैसे है पोषण के अंतर्गत पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि क्रियाएं तथा पौधों की प्रकाश संश्लेषण या दिशिक गति आदि के बारे में बताया गया है। ये बच्चों ये चैप्टर कई जो है वीडियोस में जाके पूरा होगा और जहां तक जितना इम्पोर्टेंट होगा आपको हम वही इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम आपको पोषण से के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, ये लेसन 5 जैव प्रक्रम जिसको कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, इसके अंतर्गत आप पोषण पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, पाचन तंत्र मानव का, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, वाष्पोत्सर्जन और उत्सर्जी तंत्र तथा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, इसमें चूंकि जितनी भी ये सभी क्रियाएं हैं ये सब सजीवों में होती हैं, तो आप समझिए सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। जैसा कि बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा, सजीव जीवन सहित, निर्जीव जिनमें जीवन का कोई भी प्रमाण दिखाई नहीं देता है। तो जो जीवित है उसको जीवित रहने के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ती हैं और उन सभी क्रियाओं के अंतर्गत वो गति भी करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उसमें गति भी होगी। पोषण, भोजन कर अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए उसको पोषण की आवश्यकता होगी। जो जीवित रहने के लिए हमें श्वसन करना बहुत जरूरी है, बिना श्वसन के हम जीवित नहीं माने जाएंगे। फिर जो हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन, पूरे शरीर में उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन। फिर जो हमने खाया है वो सब हमने अच्छा तो खाया नहीं है, पाचन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्सर्जन क्रिया पढ़ना। जल संतुलन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। समन्वयन, सभी क्रियाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक सजीव का जीवन चल सकता है। और लास्ट में अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करके वंश वृद्धि करना। तो ये सभी प्रक्रियाएं एक सजीव को सजीव बनाने की पहचान है। निर्जीव में ये सभी गतियां नहीं होती है। निर्जीव जो वस्तु होती है, जो जैसे लकड़ी है, लोहा है, कोई भी वस्तु वो निर्जीव है, इसको जहां आपने छोड़ दिया वो वहीं पड़ी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती है। तो ये सभी गतियां सजीवों में होती हैं। तो कहते हैं वे प्रक्रियाएं जैसे पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जो एक जीव को जीवित रखने के लिए जरूरी हैं, सक्षम होती हैं, उन सभी क्रियाओं को हम जैविक या उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, आप लोग अक्सर ये शब्द सुनते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म तेज है तो आदमी जो है जो खाता है तुरंत उसका जो है वो पच जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो जो खाता है वो बॉडी में उसका इतना धीमे धीमे पाचन होता है कि वो जो है पूरी तरीके से प्रक्रिया जल्दी से नहीं संभव हो पाती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं उनका एक सही और निर्बाध गति से चलना। इस मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं हमारी बॉडी में निरंतर चलती रहती हैं। एक होता है उपचय जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण जैसी प्रक्रियाएं बच्चों होती हैं। इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आप सभी जानते हैं कि सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से जटिल कार्बनिक पदार्थों का, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो उपचयी क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण
होता है, जैसे है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत होता है अपचय। अपचय मीन्स कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स काट देना। तो जो हमारे बॉडी में जटिल कार्बनिक पदार्थ बने हैं, इनको हम इस तरीके से तो उपयोग में नहीं ला सकते। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटन, विखंडित होना, टूट जाना, तभी हमारे शरीर में उनका पाचन क्रिया हो पाएगी। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होने की क्रिया को हम अपचय या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं और एक कंप्लीट उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिज्म संभव होता है। तो आपने बच्चों देखा, जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेसेस हमारा स्टार्ट सजीवों से ही होता है। सजीव जो गति करते हैं उसी के अंतर्गत हमारे जीव शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, चलाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जिनको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण। तथा इन जटिल खाद्य पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये दोनों क्रियाएं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय हमारे शरीर में साथ साथ चलती रहती है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। देखिए 10th क्लास, अब पोषण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पोषण क्या है? पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु, जो भी उसके शरीर में जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, वृद्धि है, शरीर की मरम्मत है, तो अपने जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। इस क्रिया को हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। इस पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है कि एक तो जीव को ऊर्जा की पूर्ति होती है। ऊर्जा की पूर्ति कैसे होती है? जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन के उपापचय, उस भोजन के मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 2 बच्चों, जो भोजन हमने किया उसके उपापचय से, उसके मेटाबॉलिज्म से हमारे शरीर की वृद्धि हुई, क्योंकि जो भोजन हमने खाया उस पचे भोजन का जीव द्रव्य मिल जाना, जीव द्रव्य मिलता है और वो शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा बच्चों, पोषण के द्वारा जो हमको भोज्य पदार्थ में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत निरंतर होती रहती है। और ये टूट फूट किससे होती है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण जो हमें भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी लगातार मरम्मत होती रहती है। और बच्चों, जो भोजन हम संतुलित भोजन करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़कर हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है। तो पोषण की आवश्यकता हमको अपने जीव की, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए, अपने शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए तथा अपने शरीर को रोगों से बचाए रखने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण हम अपने भोजन के द्वारा, संतुलित भोजन के द्वारा करते हैं। ये पोषण बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें जैसे स्व है, स्व का मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो स्वपोषी पोषण कहते हैं उसको। और उस प्रकार के जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अधिकांश पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और जीव जंतु भी पौधे के द्वारा बनाए हुए भोजन पर ही निर्भर करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अधिकांश वो पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने बने हुए भोजन के द्वारा और जीव जंतुओं को भी पोषण देते हैं। दूसरा बच्चों है रसायन संश्लेषी। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, वो जो उनके अंदर रसायन पाए जाते हैं उस रसायन की ऊर्जा से
बनाने का कार्य करते हैं। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है या सल्फर बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने अंदर उपस्थित रसायन को का जो है उसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इनको हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। दूसरा बच्चों विषम पोषी है। विषम मीन्स विभिन्न प्रकार का पोषण करना। विषम पोषी में वो जीव आते हैं जैसे प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी वो हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि बने हुए भोजन पर निर्भर करते हैं। वो भोजन किसने बनाया है ये अलग बात है, पर विषम पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों के द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर करते हैं। ये भी कई कैटेगरी में होता है। जैसे प्राणी संभोजी ये वो होते हैं, जैसे इसमें शाकाहारी आते हैं जो पौधों को खाकर अपना जीवन पालन करते हैं, वो शाकाहारी जीव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं का भक्षण कर लेते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर और हम मानव, बकरी सभी जो है इसी कैटेगरी में प्राणी संभोजी कैटेगरी में ही आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं बल्कि पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निर्भर करते हैं। दूसरा बच्चों परजीवी। ये परजीवी उस प्रकार के पोषी होते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, दूसरों के शरीर में अपना जो है भोजन के लिए स्थान बना लेते हैं और उनके द्वारा बनाए हुए भोजन को स्वयं जो है इस्तेमाल करके उनको धीरे 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 जो है उनका क्षय करते जाते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम परजीवी कहते हैं। इसमें से खटमल है, आपने देखा है, जोंक, कभी कभी एक कहावत भी चलती है जोंक की तरह चिपक गए, तो जोंक या अमरबेल ये सब जो है ये दूसरे पौधों के ऊपर जो है अपना जीवन उन पर लपेट के उनके ऊपर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सरवाइव करते हैं, तथा जिसके ऊपर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये धीरे धीरे उन्हीं के शरीर को जो है डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों मृतोपजीवी। मृतो मीन्स मृत, वो जीव जंतु जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु, ये कवक या जीवाणु जो है ये मृत पड़े हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो जीव जंतु मरे पड़े हों, उनके शरीर का अपघटन करके ये बैक्टीरिया जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों पोषण दो प्रकार का हुआ, स्वपोषी जो स्वयं के द्वारा बनाया हुआ हो जिसमें अधिकांश पौधे आ जाते हैं, और दूसरा है विषम पोषी जो पौधों के द्वारा बनाए हुए भोजन के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। इसमें प्राणी संभोजी आते हैं, जैसे बकरी, शेर, मानव, जितने प्रकार के जीव हैं वो सब प्राणी संभोजी में आते हैं। परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बने हुए भोजन पर निर्भर भी नहीं हो पाते हैं, तो वो दूसरे के शरीर में जाकर जो है अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तीसरा है बच्चों मृतोपजीवी। देखिए परजीवी, पर मीन्स दूसरे जीवित शरीर के ऊपर रहकर अपने भोजन को प्राप्त करने वाले जीव परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी, मृत मीन्स सड़े गले खाद्य पदार्थों के द्वारा जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। देखिए बच्चों अभी जो हमने पोषण पढ़ा, पोषण आपको पता है वृद्धि के लिए, शरीर में ऊर्जा के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब पोषण जो है, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी, और पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग और विभिन्न प्रकार की अपूर्णता उत्पन्न हो जाएगी। कौन कौन से पोषक तत्व हमारे भोजन में होने चाहिए और हमारे शरीर को आवश्यक हैं, इसके लिए देखिए बच्चों, जो पोषक तत्व होते हैं उनको हम 5 कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन्स, चौथा है विटामिन्स और पांचवा है जल व खनिज लवण। एक पोषक पदार्थ में, एक पोषक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स,
विटामिन और जल व खनिज लवण ये सभी एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। अगर उनकी जो प्रॉपर जो आवश्यक मात्रा नहीं है पोषण में या भोज्य पदार्थों में, तो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और हमारा शरीर जैसी वृद्धि करना चाहिए वैसी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो इन पोषक तत्वों में जो कार्बोहाइड्रेट है, ये इसको हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है और ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, जिसमें गन्ना, खजूर, चुकंदर आदि आ जाता है। ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरे प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मंड के रूप में संग्रहित रहते हैं भोज्य पदार्थों में, जैसे आलू, चावल, अरबी, मक्का व साबूदाना आदि। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है वसा, इसको हम फैट भी कहते हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनती है और ये शरीर में अतिरिक्त, अगर हम भोज्य पदार्थ ज्यादा ले लेते हैं आवश्यकता से अधिक, तो वसा जो है ये शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित हो जाती है। इसको मोटापा कहते हैं। वो फैट के रूप में ये वसा ही हमारे शरीर में जमा हो जाती है। ये ताप नियंत्रक होती है। ये शरीर में टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है और शरीर को आकृति भी प्रदान करती है। बच्चों, जो ये फैट है ये पशुओं से जो हमको मिलता है, चूंकि एक होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, जंतुओं से मिलना। तो जो जंतुओं से जो हमको मिलता है वो है मक्खन, पनीर, दूध और घी। ये सभी हमको एनिमल से प्राप्त होता है। दूसरी प्रकार का जो वसा होती है, जो हमें पौधों से, पेड़ पौधों से मिलती है, वो है मूंगफली, बादाम, सरसों, नारियल आदि बहुत सी चीजें हैं जो फैट के रूप में हमको जो है वनस्पति से प्राप्त होती हैं। तीसरा बच्चों है प्रोटीन। आपको मालूम है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन जो है ये जीव द्रव्य का निर्माण करती है। प्रोटीन से एंजाइम्स का निर्माण होता है। प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करती है। प्रोटीन भी हमें जंतुओं से और वनस्पति दोनों से ही प्राप्त होती है। जंतुओं से जो प्रोटीन प्राप्त होती है वो है मांस, मछली, अंडा, पनीर आदि। तथा जो वनस्पति से हमको मिलती है प्रोटीन, वो दाल, विभिन्न प्रकार की दालें, गेहूं, बादाम, मूंगफली और आदि। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन की एक बहुत बड़ी रेंज है हमारे शरीर के लिए आवश्यक, और हर विटामिन की एक अपनी विशेष कार्य, एक विशेष प्रकार का जो है उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से हमारे शरीर को लाभ या हानि पहुंचती है। तो विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और ये इसकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। 2 प्रकार के विटामिन है, एक है वसा में घुलनशील और दूसरे हैं जल में घुलनशील। तो जो बच्चों वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई और के, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये विटामिन हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन किन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं तथा जिनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो हमारा पोषक तत्व है जल और खनिज लवण। आप सभी जानते हैं जल जो है हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा भाग पूरे शरीर में जल का होता है और जल जीवित द्रव्य का मुख्य भाग है। जीवित द्रव्य जीवित रहने वाला द्रव्य है। जीवित द्रव्य का मुख्य भाग जल है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए सहायक होता है। ये खनिज लवण जो है ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर के अंगों के निर्माण में भी सहायक होते हैं और जैसे दांत है, आप हड्डियां हैं, इनके लिए हमको जो है
कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारी दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन, आप बच्चे जानते हैं कि आयरन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, हर पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए एक निश्चित अनुपात में जरूरी है और उसका भोजन में सम्मिलित होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये जितने प्रकार के पोषक तत्व हैं, इन सब मुख्यतः ये सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और से मिलकर बने हैं, और हर पोषक तत्व का जो है अलग अलग कार्य है। इन सब के सम्मिलित समायोजन से ही एक हेल्दी शरीर का निर्माण होने के बाद उसकी कार्य क्षमता होती है। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था विटामिन, चूंकि इतने सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और उन सब की जो उपस्थिति अनिवार्य है। किसी न किसी विटामिन की, अगर कोई विटामिन कम हो जाता है तो उस विटामिन की कमी से शरीर में कोई ना कोई व्याधि हो जाती है। बहुत सारे विटामिन हमारे शरीर में हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, B1, B2, B3, B5, B6, B12, फॉलिक अम्ल और विटामिन सी। बच्चों जितने भी विटामिन हैं, इन सबके जो स्रोत हैं वो हमारे भोज्य पदार्थ ही हैं, चाहे वो हमें जंतु से प्राप्त हो, चाहे वो हमको वनस्पति से प्राप्त हो। जैसे अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, यकृत, गाजर व हरी सब्जियां, ये विटामिन ए के से हमको जो है, इन चीजों से हमें विटामिन ए मिलता है। और इसका कार्य क्या है कि ये जो हमारी आंखों में रॉड्स कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं के लिए रोडाप्सिन का ये निर्माण करता है, तथा एपिथेलियल स्तर जो हमारे शरीर में, बॉडी में त्वचा होती है, उसकी भी वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी से हमें जीरोथैल्मिया और रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नामक रोग हो जाता है। दूसरा बच्चा विटामिन डी है। इसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। मक्खन, दूध, मांस, वृक्क में, मछली का तेल आदि सब में विटामिन डी पाया जाता है। ये हड्डियों और दांतों की स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक है, तथा कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा हमारे जो ये आंतों में अवशोषण हो जाता है, इसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तथा इसकी कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहते हैं, तथा ऑस्टियोमैलेशिया, शरीर हड्डियों का कमजोर होना नामक रोग हो जाते हैं। तीसरा बच्चों विटामिन ई, ये इसमें अंडे, गेहूं, मांस, हरी सब्जी आदि में ये पाया जाता है। और इसकी कार्य क्या है कि यह प्रजनन में आवश्यक होता है और जननिक एपिथेलियम की वृद्धि करता है, तथा इसकी कमी से हमारी जनन क्षमता में कमी आ जाती है और हमारे शरीर में अंगघात, कोई ना कोई शरीर का अंग कार्य करना बंद कर देता है। नेक्स्ट बच्चों विटामिन के, ये सोयाबीन में, यकृत, टमाटर और अंडे में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में रुधिर का क्लॉटिंग, थक्का बनने में सहायक होता है, तथा इसकी कमी से हैमरेज, रुधिर ब्लीडिंग कहते हैं ना, ब्लड की ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो हमारे शरीर में रक्त का बहना प्रारंभ हो जाता है, तथा उसका रुकना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रुधिर के थक्का बनने में सहायक होता है। कहीं चोट वोट लग जाती है तो तुरंत जो विटामिन के से बन जो है वो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर के बहने को रोक देता है। नेक्स्ट बच्चों विटामिन B1 है। ये एक विटामिन, संपूर्ण विटामिन मिलकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी विटामिन B1, B2, B3 ये जितने भी है, ये ईस्ट में, मांस में, यकृत और अनाज, फलियों में, हरी सब्जियों में, वही ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत में। या विटामिन B3 हमारा बच्चों टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, अंडा। तो जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन क्या है? मांस, दूध, अंडा, ईस्ट, मछली का तेल और हरी सब्जियां, दालें, ये सब जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन सब का कमी से जो है विटामिन, अलग अलग विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अलग अलग रोग होते हैं। जैसे विटामिन B1
जो है ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो ये सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 यह हरी पत्तियों में ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत आदि में पाया जाता है और इसका कार्य है अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायता। और इसकी कमी से शरीर में ओट फटने लगते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है जिसको कीलोसिस और ग्लोसाइटिस कहते हैं। कभी कभी डर्मेटाइटिस भी इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन B3 जो है ये टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, अंडे आदि में पाया जाता है और इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में सहायता करता है तथा इसकी कमी से भी डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, विटामिन जो है हमारा B5 ये मांस, यकृत, ईस्ट में, अनाजों में, दाल में, सब्जी में पाया जाता है और ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग, जिससे जीभ और त्वचा में पपड़ी जम जाती है, हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, विटामिन B6 ये शुष्क फल, दूध, सब्जी, अनाज, ईस्ट आदि में पाया जाता है और इसकी कमी से प्रोटीन व अमीनो अम्ल का उपापचय होता है। इसका कार्य है प्रोटीन और अमीनो अम्ल का उपापचय तथा इसकी कमी से एनीमिया और डर्मेटाइटिस, एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है और डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना आदि नामक रोग हो जाते हैं। विटामिन उसके बाद है बच्चों विटामिन B12 ये भी जो है कच्चा यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडे में पाया जाता है और ये हमारे शरीर में जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं का और न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में मदद करता है तथा इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया, एक टाइप का ये ब्लड की कमी ही होती है, वो रोग हो जाता है। इसके बाद बच्चों फॉलिक अम्ल ये भी विटामिन B का ही एक रूप है। फॉलिक एसिड जो हरी सब्जियों में, सोयाबीन में, अंडे में और ईस्ट में पाया जाता है तथा ये शारीरिक वृद्धि व रुधिराणियों के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से बच्चों एनीमिया हो जाता है। इसके बाद बच्चों विटामिन C है। जितने भी हमारे रसीले पदार्थ, रसीले और खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में विटामिन C पाया जाता है, चाहे वो नींबू, आंवला हो, मौसमी हो, संतरा हो या विभिन्न प्रकार की सब्जियां हो, उन सब में जो है विटामिन C पाया जाता है और इसका कार्य है क्रेब्स चक्र में सहायता और हमारी हड्डियों के में जो मैट्रिक्स पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, उसके निर्माण में विटामिन C सहायक होता है तथा इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आ जाता है तथा इसकी कमी से वेट भी लॉस होने लगता है, शरीर के भार में कमी होने लगती है। इस प्रकार से जितने भी ये विटामिन पाए जाते हैं सबकी कमी से कोई ना कोई रोग हमारे शरीर में जरूर हो जाता है। अतः हमारे शरीर के पोषण के लिए सभी विटामिन की एक समुचित और निश्चित मात्रा आवश्यक है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ और रहेगा, वृद्धि करेगा तथा अन्य जैविक कार्यों में प्रगतिशील रहेगा। देखिए बच्चों, अभी आपने पोषण में पढ़ा था कि दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषी और दूसरे विषम पोषी। जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें मेन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो पौधों के द्वारा की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही वो क्रिया है जो पौधों के हरे भाग जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनमें ये क्रिया संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये हमको वायुमंडल से मिलती है तथा जल हमको भूमि से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के क्लोरोफिल वाले भाग, क्लोरोफिल जहाँ पर हरा रंग होता है पौधों का, क्लोरोफिल जिसको पर्णहरिम भी हिंदी में कहते हैं, क्लोरोफिल वाले स्थानों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चों और ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। का ये जो ऑक्सीजन है ये वायुमंडल में मुक्त हो जाती है तथा पानी जो है ये बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है और ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा जो हमारे भोज्य पदार्थ में संग्रहित हो जाती है।
ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत आवश्यक होती है बच्चों। और इसके लिए एक तो क्या आवश्यकताएं हैं, क्लोरोफिल द्वारा क्या क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए आवश्यकताएं क्या है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, पर्णहरिम की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होना चाहिए। इन 4 चीजों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। देखने में बहुत सरल लगता है बच्चों, लेकिन यह बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्लोरोफिल जो है, ये पौधों का क्लोरोफिल, ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके संग्रहित कर लेता है। इसके बाद जो जल अणु होते हैं, इन जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जो है ये मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6। और ये ग्लूकोज जो बनता है ये पौधों में ग्लूकोज के रूप में ही जमा नहीं रहता, ये तुरंत जो है ये मंड में बदल जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें जल के अणुओं का अपघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन वायुमंडल को मुक्त कर दी जाती है तथा पानी जो है ये एज ए बाय प्रोडक्ट रूप में निकल जाता है तथा ऊर्जा जो है बनती है, ये ऊर्जा जो है भोज्य पदार्थों में संचित हो जाती है। अब बच्चों इन परिस्थितियों के लिए, इन कार्यों के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। एक है प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया ये एक जटिल अभिक्रिया होती है और इसमें 2 क्रियाएं मिलती हैं। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि हिल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको प्रकाश अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल नाम के वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को बताया था, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसको हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। ब्लैकमैन, क्योंकि ये ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको ब्लैकमैन अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं मिल के जो है एक संपूर्ण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसको बच्चों थोड़ा समझिए। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले देखिए बच्चों, सूर्य का प्रकाश जो होता है ये क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख चुके हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और उत्तेजित हो जाता है, जो कि सक्रिय हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जो पानी उसके पास पौधों में मिलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, ये उसको जो है अपघटित कर देता है OH और H में। सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है और उसके बाद अवशोषित हो जाने के बाद बच्चों जो पानी होता है उसका अपघटन हो जाता है और वो OH और H कंपोनेंट्स में टूट जाता है। OH होता है जो बच्चों, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये पानी के रूप में पौधों से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो H+ आयन होता है, ये H+ आयन जो है ये NADP, ये एक समझ लीजिए पदार्थ होता है। ये NADP नामक यौगिक होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट NADP, ये हाइड्रोजन जो है NADP के 2 अणु के संग जुड़कर 2NADPH2 बना लेता है। सबसे पहले क्या होता है, जो ADP है सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके ADP से ATP में चेंज हो जाता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। मतलब ADP ऊर्जा का स्रोत होता है, पर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप के और जुड़ जाने से ये और अधिक ऊर्जान्वित हो जाता है और ये ATP में बदल जाता है।
अब जो 4 मॉलिक्यूल्स पानी के थे, देखिए ये 4 पानी के मॉलिक्यूल से सक्रिय हो गए और 4H और 4OH में टूट गए। यही अभिक्रिया हम यहाँ दिखा रहे हैं जो इसमें हुई है। फिर 4OH जो था ये 2H2O और O2 बना दिया। जैसे हमने आपको ये बाहर निकल गया, 4OH जो है पानी के रूप में बाहर निकल गया और ऑक्सीजन वायुमंडल को दे दी गई। इसके बाद जो हाइड्रोजन के बचे मॉलिक्यूल्स, ये इसके 4 मॉलिक्यूल्स 4H, 2 मॉलिक्यूल्स अब NADP के संग जुड़कर 2NADPH2 बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये NADP प्लस ATP ये मिलकर यहाँ पर NADPH2 के जो है 2 अणु बना लेते हैं। तो ये NADPH2 यहाँ पर होगा H2, NADPH2। ये हो गई हमारी प्रकाश की अभिक्रिया। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में बच्चों सबसे पहले जो शर्करा बनती है ये PgAl नामक यौगिक में टूट जाती है। ये PgAl जो है ये फॉस्फेट शर्करा होता है। तो ये फॉस्फेट PgAl जो है ये RuBP, रिबुलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए बच्चों, PgAl जो है इसको ये फॉस्फेट शर्करा भी कहते हैं। ये RuBP प्लस CO2 बना लेता है। RuBP के फुल फॉर्म है रुबुलोज बाइफॉस्फेट। ये रुबुलोज बाइफॉस्फेट जो है ये फिर अस्थायी C कार्बन के 6 कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के 6 कंपाउंड से एक बीच में अस्थायी यौगिक बनता है। ये यौगिक अस्थायी जो है ये तुरंत 6C जो है ये तुरंत PGA के 2 अणु बना लेता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बनते हैं। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु तुरंत जो है ये फॉस्फेट शर्करा में PgAl के 2 अणु में बदल जाते हैं। देखने में समझने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन चूंकि ये पौधों के अंदर अभिक्रिया होती है, इसी क्रिया को देखिए सारांश में बताया है। NADPH2, ये जो NADPH2 था ये 2PgAl में चेंज हो गया, ये PgAl बना। और ये जो 6 मॉलिक्यूल्स अब RuBP के थे, यहाँ पे नहीं लिखा है चार्ट में, इसमें देखिए 6 मॉलिक्यूल्स RuBP के थे। ये 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के संग मिलकर 6C6, तो ये 6C6 अस्थायी यौगिक बना लेता है। 6C6 अस्थायी यौगिक बना लेता है। ये 6C6 ये H+ की उपस्थिति में सक्रिय होकर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता है। और ये जो PGA है ये तुरंत जो है PGAl फॉस्फेट ग्रुप में हाइड्रोजन की उपस्थिति में PGAl में परिवर्तित हो जाता है। PGA को हाइड्रोजन मिलता है तो तुरंत ये PGAl में चेंज हो जाता है और PGAl जो है ये वापस शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये अभिक्रिया चलती रहती है और प्रकाश और अप्रकाशिक अभिक्रिया मिलकर जो है आपके भोज का ग्लूकोज का निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है। इस प्रकार से बच्चों ये अभिक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वाले भाग में पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता रहता है। पौधों में बच्चों जो उसकी कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नाम का जो अंग पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट ये है क्लोरोप्लास्ट। इसके पार्ट होते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा। तो प्रकाश अभिक्रिया जो है ये ग्रेना में होती है, यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में अप्रकाश अभिक्रिया होती है। इन दोनों के मिलने से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। ये बच्चों आप लोग को समझ में आएगा, 1-2 बार देखिएगा,
समझ में आ जाएगा। फिर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट एक अंग है जो कोशिकाएं पौधों में पाई जाती है। उन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग का क्लोरोफिल नाम का पदार्थ इसमें पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे के उन्हीं भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में की संरचना जो होती है उसमें वो काफी सारी चीजें मिलकर क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। तो दो मुख्य उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो है ग्रेना और स्ट्रोमा। ये आप 9th में बच्चों पढ़ चुके हैं। 9th में कोशिका का जो है संरचना पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा है। तो जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना है इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो पार्ट स्ट्रोमा है उसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ये दोनों क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं और इन दोनों क्रियाओं के पूर्ण होने से एक जटिल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज का निर्माण इतना देखने में लगता है कि सिंपल सी क्रिया है। 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O + ऊर्जा, ये अभिक्रिया हो गई। लेकिन इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कई सारे प्रोसेसेस, कई सारे स्टेप्स चलते हैं, तब इस भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। सिंपल है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पानी को सक्रिय करके उसको तोड़ देता है OH और H में। OH तो जो है पानी बनाकर ऑक्सीजन बनाकर निकल जाता है, जैसा कि आपने ये देखा। OH और H क्या करता है, ये H जो है ये NADP एक यौगिक होता है जिसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। उसके संग संयुक्त होकर 2NADPH2 के जो है 2 अणु बना लेता है। ये NADPH2 जो है यही जो है आगे चलकर शर्करा के निर्माण में सहायक होता है। अब ये बच्चों ADP से ATP बना, अधिक ऊर्जा वाला अणु बना, तो जिसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ADP से ATP बनने की क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब बच्चों ये तो क्लोरोफिल का जो है प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोफिल ने अवशोषित किया सूर्य का प्रकाश और ये अभिक्रिया संपन्न हुई। अब ये अभिक्रिया अभी अधूरी है, ये पूरी तब होगी जब ये NADPH2 जो है ये यहाँ पर फॉस्फेट शर्करा के साथ मिलकर जो है शर्करा का निर्माण करेगा। तो ये भी एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले जो ये RUBP है इसके 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर 6C6 यौगिक बनाते हैं। सबसे पहले RUBP जो है, RUBP के 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु के संग मिलकर 6C6 एक अस्थायी यौगिक बनता है। ये अस्थायी यौगिक केवल दिखा रहे बनता, ये बनता नहीं है, ये एक अभिक्रिया में चलती प्रोसेस होता है। ये 6C6 जो है ये तुरंत जो है PGA में चेंज हो जाता है बच्चों। PGA के 2 अणु बन जाते हैं। PGA की फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये PGA जो है ये NADPH2 की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल्स 2PGAL के बना लेता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये तुरंत शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। तो अंत में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो शर्करा मिलता है। कई सारे चरणों के बाद शर्करा का निर्माण होता है। ये सब अस्थायी यौगिक होते हैं। अंत में हमको जो मिलता है भोज्य पदार्थ के रूप में वो होती है शुगर। ये अभिक्रिया ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया को डॉक्टर हिल ने की थी, तो उनको हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों क्रियाओं ये एक चक्र के द्वारा जो है अभिक्रिया पूर्ण होती है और शर्करा का निर्माण होता है। तो इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम कैल्विन चक्र भी कहते हैं, और कभी कभी कैल्विन चक्र के नाम से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। कैल्विन चक्र बच्चों, ये इतना चक्र जो है ये कैल्विन चक्र कहलाता है। समझ में आ गया? RUBP से 6C6 कंपाउंड का बनना, C6 जो है 6C6 से PGA का बनना, और PGA से PGAL का बनना, और PGAL से शर्करा का निर्माण करना, इस प्रक्रिया को हम कैल्विन चक्र कहते हैं।
हमें उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट्स में लिखिएगा क्या समझ में नहीं आया। हम आपको दोबारा और समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया को समझ सकें और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हमें आवश्यकताएं थी ये एक प्रयोग के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि इनमें से किसी भी अगर एक की कमी हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही बहुत। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, लेकिन आप वीडियो देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तभी बच्चों हम आपको आगे और भी जो चैप्टर्स हैं या इसी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके कई सारे वीडियो बनेंगे। हम आपको धीरे धीरे वो सभी जो आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आपको पढ़ना है हम उसके वीडियो बना के आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।